आप सभी लोग को राम राम। आने वाले 4 सालों में मतलब कि 2030 तक इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की पूरी शक्ल बदलने वाली है। ये अकेली गवर्नमेंट नहीं करने वाली, जो ऑटोमोबाइल कार कंपनीज यहां पर काम कर रही हैं वो भी करने वाले हैं। हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके ये लोग आने वाले 4 सालों में इतनी सारी नई नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं जो पिछले 10 सालों में इन्होंने नहीं की होंगी। वो सब आपको आने वाले मात्र 4 सालों में चेंजेस मिलने वाले हैं। और मैं सिर्फ ईवी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, पेट्रोल में, डीजल में, हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ईवी, सब जगह आप लोगों को नई 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 नवेली और जो गाड़ियां अभी अवेलेबल हैं उनका भी अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलने वाला है हर किसी कंपनी में। हर किसी कंपनी में गवर्नमेंट क्या करने वाली है? गवर्नमेंट एनवायरमेंट को बचाने के लिए पहले की जैसे और ज्यादा कोशिशें करने वाली है। जैसे कि BS6 की जगह BS7 इमिशन नॉर्म्स अप्लाई होने वाले हैं। एक्जैक्टली कब अप्लाई होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन 2027 या 28 के आसपास अप्लाई हो जाएंगे। कैफे 3 नॉर्म्स आने वाले हैं। ये कैफे 3 नॉर्म जितना सुंदर लगता है ना, सुनने में उतना सुंदर है नहीं, और अब तो बिल्कुल नहीं है। कैफे मतलब वो कैफे वाला नहीं है कि आपने बढ़िया कॉफी मारी और आगे चल दिए 200-300 रुपए देके। कैफे का फॉर्म है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। इसमें है ना CO2 इमिशंस को कंट्रोल किया जाता है। अभी तक ये कंट्रोल करने का तरीका ना बड़ा कैजुअल सा था इनका कि हाँ ठीक है, लिमिट है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस लिमिट को क्रॉस ना करने के लिए जो कोशिशें थी वो हल्की फुल्की कोशिशें थी कि हाँ ठीक है हो जाता है, बहुत ईजी है। लेकिन ये जो कैफे 3 नॉर्म आने वाला है ये स्ट्रिक्ट है, और इसका जो एम है ना वो सिर्फ CO2 इमिशंस को कंट्रोल करना नहीं है। ये पॉलिसी कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपको CO2 तो कंट्रोल करना ही करना है, आपको ईवी गाड़ियां भी लॉन्च करनी पड़ेंगी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लॉन्च करना पड़ेगा, फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियां लॉन्च करनी पड़ेंगी, CNG गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको वो फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे पॉल्यूशन कम से कम होता है, और माइलेज आपको ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो नापने का तरीका है ना कैफे को, वो पर किलोमीटर है, पर लीटर है। तो 1 लीटर में आप कितना ज्यादा चल लेते हो उतना ज्यादा कम ओवरऑल पॉल्यूशन निकल कर आएगा, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। तो कंपनीज को नई नई ईवी गाड़ियां लॉन्च करनी पड़ेंगी। आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले 1-2 साल में, खासकर टाटा, महिंद्रा, ये लोग लगे पड़े हैं एकदम पागलों की तरह। हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके ये लोग एक से एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का सिर्फ ये कहना नहीं है कि आपको सिर्फ लॉन्च करना है, आपको इस तरह की गाड़ियां लॉन्च करनी है कि वो बिके। आपने अगर 10 ईवी लॉन्च कर दी है और उनमें से एक भी नहीं बिकती है तो बॉस आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर रहे हो। आपको गाड़ी बेचनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी बिकेगी नहीं, मतलब बिकने लायक लॉन्च करोगे तभी तो बिकेगी। कोई भी लॉन्च कर दी ऐसा नहीं। तो तीसरी चीज जो है, 2 चीजें मैंने आपको बता दी। एक तो BS7 नॉर्म आने वाला है, कब तक आएगा पता नहीं, 2028 तक आप पकड़ के चलो। ये कैफे 3 नॉर्म जो है वो आने वाला है अप्रैल 2027 से, मतलब लगभग अभी से 1 साल पकड़ के चल लो। तीसरी चीज जो अभी तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं भाई, E20 फ्यूल अभी तक हम लोगों ने अपनी गाड़ियों में पूरी तरह, मतलब गाड़ियों में तो देखो अंदर चला गया है लेकिन हमारे गले में नहीं जा पा रहा। जो दुर्दशा हो रही है ना गाड़ियों की, फिर वो चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर की तो खासकर कुछ ज्यादा ही दुर्दशा हो रही है E20 फ्यूल की वजह से। माइलेज तो बहुत दूर की बात हो गई भाई, पहले की तरह गाड़ी चल भी नहीं रही है। गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स चाहे कुछ भी लीपापोती करते रहे, रियलिटी तो बहुत ये है कि E20 की वजह से परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ही नीचे आ गए। उन्हीं गाड़ियों में अब E27 मिलेगा, उन्हीं गाड़ियों में अब आपको E30 डालना पड़ेगा। E27 और E30 कब तक मिलेगा, मतलब कब से अप्लाई होगा नहीं पता, लेकिन 2030 के पहले पहले आपको अपग्रेडेशन देखने को जरूर मिलेगा। फिर वो चाहे E20 से 27 का हो या E20 से E30 का हो, लेकिन अपग्रेडेशन जरूर होगा। ये 3 चीजों की वजह से गाड़ियों में कितने सारे चेंजेस करने पड़ेंगे कंपनीज को, वो आपने कभी सोचा है? कि पहले आपको ध्यान है जब BS4 से BS6 में चेंजेस आए थे तो कितनी सारी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लगाकर किसी गाड़ी में कंपनी अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाह रही थी कि भाई पहले से ही ये गाड़ी इतनी ज्यादा डिमांड में नहीं है, इसके ऊपर हम करोड़ों लगा दें और फिर ये ना बिके, इससे अच्छा इस गाड़ी को बनानी बंद कर दो। कितनी सारी गाड़ियां डिसकंटिन्यू हुई थी, और अब भी BS6 से BS7 में जाओगे तो डिसकंटिन्यू होंगी। और इस बार तो अकेला कलेश BS7 नहीं है, कैफे 3 भी है जो पहले से कई ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तीसरा कलेश E20 से 27 और E30 तक जाना, तो ये एक नहीं 3 कलेश हैं। 3 जगह से घेर कर इन ऑटोमोबाइल कंपनीज को रगड़ना पड़ेगा। और ये जो कैफे 3 है ना, ये कैफे 3 पहले जैसा कैफे 3 नहीं है। 2027 से 2032 तक ये चलेगा कैफे 3। 2027 में कैफे 3 की जो लिमिट होगी वो और स्ट्रिक्ट हो जाएगी 28 में, और स्ट्रिक्ट हो जाएगी 2029 में, और स्ट्रिक्ट 30 में, और 31 में, और फिर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट 32 में। मतलब कंपनीज को हर साल अपनी गाड़ी में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ेंगे, ईवी गाड़ियों पर और दूसरे फ्यूल्स पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो लिमिट के अंदर रह पाएंगे। और अगर लिमिट क्रॉस करते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं, हजारों करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। और वो जुर्माना कहां से निकलेगा? आप लोगों की जेबों से। तो गाड़ियां होंगी महंगी, दिक्कत किसको आएगी? आपको, मुझे, कस्टमर्स को, और ऑब्वियसली कंपनीज को भी, उनकी गाड़ियों की बिक्री कम होगी। तो ये कलेश आने वाला है। नई गाड़ियां भी आने वाली हैं लेकिन साथ में दुनिया भर का कलेश लाने वाली हैं। तो इस पूरी भसड़ के चक्कर में कुछ गाड़ियों की बलि तो चढ़ेगी बॉस। वो कुछ गाड़ियां कौन सी हैं जो अपनी कंपनी की छाती पर बेमतलब में चढ़ के बैठी हुई हैं, लोड है, टेंशन है, जिम्मेदारी बन के रह गई हैं।
वो सारी गाड़ियां सबसे पहले डिसकंटिन्यू की जाएंगी। कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई गाड़ी डिसकंटिन्यू ना हो, लेकिन उस गाड़ी के अंदर मिलने वाले पेट्रोल ऑप्शंस या फिर डीजल इंजन ऑप्शंस को हटा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाल फिलहाल आज की तारीख में जब ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से सारे लॉजिक, सारे घोड़े दौड़ा उड़ू के मैंने कोई देखो किसी को फॉलो नहीं कर रहा, मैं किसी से पता किया, अपने लेवल पर रिसर्च करके, अपना दिमाग लगा के जितनी भी चीजें थी उन सबको घटा बड़ा गुनाकार भागाकार करके 8 गाड़ियां मैंने फिल्टर की हैं जिनके डिसकंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी तक किसी भी कंपनी ने ऑफिशियली नहीं कहा कि ये डिसकंटिन्यू होगी ही होगी, लेकिन जिस तरह की कंडीशन बन रही है, ये 8 गाड़ियों पर सबसे पहले तलवार लटकेगी। उन 8 गाड़ियों के बारे में बात कर लेते तो वीडियो अब यहां से शुरू होगा। ये पूरा बेस मैंने इसलिए आप लोगों को बताया ताकि एक रफ आइडिया आप लोगों को पता लग सके कि दिक्कत कितनी बड़ी आने वाली है। सबसे पहली गाड़ी जो है वो है इंपोर्ट की जाती है सिट्रन के द्वारा C5 एयरक्रॉस। वैसे ही इस गाड़ी की डिमांड नहीं है, बहुत कम बिकती है, 1 या 2। इस गाड़ी की वजह से सिट्रन वालों को कैफे 3 नॉर्म परेशान नहीं करेगा। को कैफे 3 नॉर्म किसी एक गाड़ी के लिए नहीं है, वो ओवरऑल कंपनी का देखा जाता है। लेकिन BS7 इसको परेशान कर सकता है, तो C5 एयरक्रॉस को CKD करके मंगाया जाता है, कंप्लीटली नॉकडाउन, मतलब कि इंडिया में लाके असेंबल किया जाता है। इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। इसके ऊपर बेमतलब का पैसा लगाएगी नहीं कंपनी, और उसके बाद में इसको इंडिया में बेचना बंद कर दिया जाएगा। वैसे भी डिमांड नहीं है, लगभग 40 लाख रुपए के समथिंग मिलती है एक शोरूम। इकलौती गाड़ी है सिट्रन की ये जो डीजल में अवेलेबल है, बाकी सिट्रन की कोई दूसरी गाड़ी डीजल में नहीं मिलती है। और जब बात डीजल की आती है ना, तो कैफे 3 हो या BS7 हो या कोई भी हो, सबके कान खड़े हो जाते हैं, सब और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पेट्रोल में फिर भी छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है पेट्रोल है, डीजल में तो एकदम कान खड़े। इसके अलावा दूसरी गाड़ी है महिंद्रा की मराडजो। मराडजो की भी डिमांड नहीं है, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू करने के पीछे का कारण ये नहीं है कि डिमांड नहीं है, कारण ये है कि भाई बिक्री है नहीं, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करना है नहीं, फेसलिफ्ट लॉन्च करना है नहीं, आउटडेटेड हो चुका है प्रोडक्ट। कंपनी वालों ने फैसला तो बहुत पहले ले लिया था कि इस गाड़ी को बंद करना है, बस कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तो कंपनी वालों के पास बढ़िया बहाना आ गया है, चाहे कैफे 3 चुन लो, BS7 चुन लो, या ये डीएल में तो अभी है नहीं E20 E30, कोई भी बहाना चुन लो, लेकिन इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू होना ही पड़ेगा। अब हमारे बबलू भैया इंडियन रोड्स पर दिखना होने वाले हैं बंद। महिंद्रा की आप तैयारी देखो कि 2-3 साल पहले इन लोगों ने 27,000 करोड़ रुपए लगाए हैं इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में, जिसमें ये कई सारे नए प्रोडक्ट्स यहां पर लॉन्च करने वाले हैं और कुछ कर भी चुके हैं। 9 पेट्रोल डीजल के प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें से कुछ एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, उनका अपग्रेडेड वर्जन भी है, और 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहां पर आने वाले हैं नए। इन 7 में से 4 ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, जैसे कि 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन, XEV9e, XEV9S, BE6। ये 4 गाड़ियां उन 7 इलेक्ट्रिक में से ही हैं। 3 नई इलेक्ट्रिक और आने वाली हैं 2030 के पहले ये सारी गाड़ियां महिंद्रा वाले लॉन्च करने वाले हैं। अब पता ना, ये मैंने आपको 2-3 बार बोला हुआ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लॉन्च करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वो एक छोटी सी मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। गवर्नमेंट ना जो अब CO2 इमिशन है, मतलब कि कैफे 3 नॉर्म है, वो किस तरह से कैलकुलेट करेगी कि साल भर में आपने, मतलब किसी कंपनी ने साल भर में जितनी भी गाड़ियां बेची हैं उनमें कितना कितना माइलेज क्लेम किया जाता था, तो पर किलोमीटर कितना CO2 वो इमिट करती थी, उसका एवरेज निकाला जाएगा, और वो एवरेज लिमिट से ऊपर है या नीचे है वो देखा जाएगा। लिमिट से ऊपर होगा तो फाइन लगेगा, नीचे होगा तो कोई बात नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि जो लिमिट सेट होने वाली है इस कैफे 3 नॉर्म की, वो इतनी कम होने वाली है कि आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल इंजन में हल्के फुल्के चेंजेस करके इस लिमिट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपको ईवी गाड़ियों को लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुपर क्रेडिट देना शुरू करे हैं, जैसे कि ईवी गाड़ी को 1 नहीं 3 बार गिना जाता है। इसके अलावा क्या था, प्लग इन हाइब्रिड को 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स गिना जाता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को 2 टाइम्स गिना जाता है, और अगर कोई फ्लैक्स फ्यूल गाड़ी है तो उसे 1.5 टाइम्स गिना जाता है। ये जो 3 टाइम 2 टाइम 1.5 टाइम गिनना, इसका लॉजिक ये है कि एक तो ये गाड़ियां बहुत कम CO2 इमिट करती हैं या बिल्कुल नहीं करती हैं। इस पे अलग बहस चल रही है, वो अलग टॉपिक है। गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स लड़ने में लगे, कंपनी वाले कह रहे हैं नहीं पॉलिटिंग नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है नहीं 20% पॉलिटिंग तो है, वो अलग लड़ाई है। हाल फिलहाल हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करती हैं, ठीक है। तो जो गाड़ी पॉल्यूशन नहीं कर रही है और उस गाड़ी को 1 नहीं 3 बार गिना जा रहा है, तो जब आप ओवरऑल सेल्स में निकालने पहुंचोगे ना, तो एवरेज जब निकालोगे तो एक ईवी गाड़ी 3 बार गिनने की वजह से उस एवरेज में काफी मदद करेगी। ओवरऑल जो ईयर का आप एवरेज निकालोगे, CO2 इमिट कितना कर रही है, लिमिट क्रॉस हो रही नहीं हो रही है, उसमें काफी मदद करेगी ईवी गाड़ी। इसलिए कैफे 3 नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ईवी गाड़ियां, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियां लॉन्च करनी पड़ेंगी, तभी वो लिमिट के अंदर रह पाएंगे, वरना नहीं रह पाएंगे। ये है फंडा ईवी गाड़ियों को लॉन्च करने का, ठीक है। तो 2 गाड़ियां मैंने आपको बता दी जो बंद होने वाली हैं, एक तो है C5 एयरक्रॉस और दूसरी है मराडजो। तीसरी गाड़ी है हेक्टर। आप लोग थोड़े शॉक हो गए होगी, हेक्टर कैसे लॉन्च मतलब बंद हो सकती है, अभी तो इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है। आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया हो तो MG वालों ने कभी भी हेक्टर के डीजल इंजन पर ध्यान नहीं दिया है। डीजल इंजन इसका
उसके डीजल इंजन के वेरिएंट्स भी कम कर दिए जाते हैं, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देने से भी बचा जाता है, उसके ऊपर कोई अपग्रेडेशन नहीं किया जाता है। फेसलिफ्ट भी लॉन्च किया जाता है तो पहले पेट्रोल में लॉन्च किया जाता है, उसके 2-3 महीने बाद जाके डीजल इंजन के प्राइस से चुपचाप से निकाल के दिए जाते हैं। तो एमजी वालों ने कभी डीजल में इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि डीजल की सेल्स ही नहीं है। हम लोग आमतौर पर क्या सोचते हैं कि हेक्टर डीजल काफी तगड़ी बिकती होगी, रियलिटी पता है क्या है? हेक्टर पेट्रोल हेक्टर डीजल से 4 गुना ज्यादा बिकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल सेल्स हेक्टर की 10,000 हुई है तो 2,000 डीजल की होगी और बाकी 8,000 पेट्रोल की होगी। कहने को हेक्टर पेट्रोल कितना भी कम माइलेज दे रही हो, लेकिन 80% सेल्स हेक्टर पेट्रोल की है। यही वजह है कि अभी जो हाल ही में फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है उसको पहले पेट्रोल में लाया गया विथ डिस्काउंट और बाद में जाके डीजल में लॉन्च किया गया है। तो हेक्टर डीजल डिसकंटिन्यू हो सकती है, चांसेस हैं। कैफे 3 कम, बट BS7 इसके डिसकंटिन्यू होने का चांस ज्यादा बन सकता है, ज्यादा बन सकती है। एमजी वाले हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है अगर कैफे 3 के हिसाब से देखा जाए। इन पर कई सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी भी एमजी वालों के पास ही है, विंडसर कॉमेट भी अच्छी खासी बिक जाती है इनकी, ठीक है। तो एमजी वालों के पास कैफे 3 की टेंशन नहीं है, BS7 की टेंशन है, इसलिए हेक्टर डीजल जा सकती है। फॉर्च्यूनर जाएगी पेट्रोल में, डीजल में नहीं। फंडा सेम क्लियर है और बिल्कुल क्लियर हिंट है टोयोटा वालों की तरफ से। देखो, टोयोटा वाले हाइब्रिड के बाप है, इनके पास एक से एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। मारुति वाले कहने को जापान के ही हैं, मारुति सुजुकी वाले, लेकिन उन्होंने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जब मांगने का समय आया तो किसके साथ मांगा, किससे शेयर किया? टोयोटा से, जो खुद दूसरी जापानीज कंपनी है। टोयोटा अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी किसी भी गाड़ी में लगा सकती है। वो फॉर्च्यूनर पेट्रोल इंजन में भी अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लगा के कंटिन्यू रख सकती थी, लेकिन उसने लगाया नहीं। उसने किस में लगाया? डीजल इंजन में। फॉर्च्यूनर के डीजल इंजन में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देने लगी है टोयोटा, जबकि पेट्रोल की तरफ से देखा भी नहीं। आमतौर पे आपको पेट्रोल हाइब्रिड देखने को मिलता है, ना कि डीजल हाइब्रिड। तो यहां से आप क्लियर अंदाजा लगा सकते हो कि टोयोटा के मन में फॉर्च्यूनर डीजल को बेचना है, ना कि पेट्रोल को बेचना। आप लोग को याद है ना, फॉर्च्यूनर डीजल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलने लगा है, जिसको नियो हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। वो नियो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको फॉर्च्यूनर पेट्रोल में नहीं मिलती है, सिर्फ फॉर्च्यूनर डीजल में मिलती है। तो फॉर्च्यूनर पेट्रोल जाने वाली है। दूसरा, इसकी बिक्री भी बहुत कम है। फॉर्च्यूनर को पेट्रोल में कौन ही लेता यार? पिछले 1 साल में 1,000 भी नहीं बिकी है फॉर्च्यूनर पेट्रोल में, डीजल में बिकी है दनादन। तो इसलिए टोयोटा वाले जिस तरह से डिमांड उस तरह से काम कर रहे हैं। बाकी कैफे 3 को फाइट करने के लिए टोयोटा के पास दुनिया भर की हाइब्रिड गाड़ियां हैं, 3 हाइब्रिड गाड़ियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली हाइब्रिड गाड़ियां टोयोटा के पास ही है। हाइराइडर दम से बिकती है, हाइराइडर हाइब्रिड में ज्यादा बिकती है कंपैरेटिवली ग्रैंड विटारा के, ओके। और हाईक्रॉस बेस्ट सेलिंग हाइब्रिड कार ऑफ इंडिया है, वो सबसे ज्यादा बिकती है फॉर्च्यूनर टोयोटा की। तो उनको कैफे 3 का उतना टेंशन नहीं है, बस हाँ मेंटेन करने के लिए इनको फॉर्च्यूनर पेट्रोल डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, ऐसा मुझको लगता है। 5वीं गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा, इनोवा क्रिस्टा बंद होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। देखो, कुछ ऐसे रीजंस हैं जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ बॉस ये गाड़ी बंद हो जाएगी। कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जो सपोर्ट करते हैं नहीं यार लॉजिक ही नहीं बनता इसका डिसकंटिन्यू होने का। जैसे कि ये डीजल में अवेलेबल है, पेट्रोल में तो बहुत पहले बंद हो चुकी, सिर्फ डीजल में अवेलेबल है। टैक्सी में दनादन बिक रही है, दनादन चल रही है और अपना मार्केट दम से बना चुकी है। दूसरी बात यह है कि टोयोटा की गाड़ी है, टोयोटा वाले पहले ही फॉर्च्यूनर के डीजल इंजन में जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, बस वही वाली टेक्नोलॉजी इन्हें इनोवा के डीजल इंजन में देनी है और मामला पूरा सेट है। कोई ज्यादा मेहनत इन्हें नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा, खुद की टेक्नोलॉजी घर की, किसी से उधार नहीं लेना, कुछ नहीं करना। चेंजेस करके आप अगर इसको बेचना चालू रखते हो तो इनोवा डीजल कौन नहीं लेना चाहेगा, इनोवा क्रिस्टा डीजल सॉरी कौन नहीं लेना चाहेगा। टैक्सी वाले तो और अच्छा लेना चाहेंगे। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बाद में आधा या 1 एम्पीयर का माइलेज भी ज्यादा देने लगेगी इनोवा। इस गाड़ी की सेल्स तगड़ी है, इसको बंद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। चाहे BS7 आ जाए, चाहे कैफे 3 आ जाए या कोई भी नॉर्म आ जाए, एक बेस्ट सेलिंग कार को बंद करने के पहले कंपनी 10 बार सोचती है। और इनोवा क्रिस्टा बेस्ट सेलिंग कार है बॉस कंपनी की, मतलब बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग है। तो इसको बंद करने का मेरे हिसाब से लॉजिक नहीं बनता। बाकी आप ऑन पेपर लॉजिक्स की बात करोगे तो बॉस बंद भी हो सकती है। ये खुद कंट्रोवर्शियल है मेरे लिए गाड़ी, मैं इस गाड़ी को लेकर कुछ श्योर नहीं, 50-50 है, ठीक है। अगली गाड़ी है फॉक्सवैगन की टिगवान। टिगवान की सेल्स कोई ज्यादा वैसी नहीं है। ये हालांकि ये गाड़ी है ना लंबे समय तक डिसकंटिन्यू नहीं होगी। हम लोग क्या है ना यूरो 7 को फॉलो करते हैं। यूरोप में जैसे ही 7 इमिशन नॉर्म्स अप्लाई होंगे उसके कुछ समय बाद ही यहां पर BS7 इमिशन नॉर्म्स अप्लाई हो जाएंगे। और यूरो 7 नवंबर 2026 मतलब इसी साल के आखिर में जाके अप्लाई हो जाएगा। तो अगले साल या उसके अगले साल हमारे यहाँ BS7 आ जाएगा। अब ये गाड़ी इंपोर्ट होके आती है, तो जहां से इंपोर्ट होके आती है वहीं पर यूरो 7 होगा, तो हमारा BS7 तो वैसे ही कंप्लाई हो गया। तो ये गाड़ी बीच में जो गैप आएगा ना यूरो 7 और BS7 के बीच का, उस गैप के लिए डिसकंटिन्यू हो सकती है, बाद में हो सकता है वापस से इसका इंपोर्ट चालू हो जाए। तो फॉक्सवैगन टिगवान हो गई 6वीं गाड़ी। अब बाकी बची जो 2 गाड़ियां हैं वो है एंट्री लेवल सेगमेंट की। देखो, एक चीज जो मैंने अभी आपको नहीं बताई वो मैं बता देता हूं।
जो उसके ऊपर अलग लड़ाई चल रही है, दुनिया भर की हाथापाई चल रही है, सरपटाई चल रही है भाई गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। कैफे 3 नॉर्म्स बहुत बड़ा कलेश है यार। इसमें एक कंडीशन डाल दी है गवर्नमेंट ने अपने प्रपोजल में, वो ये कि जिन गाड़ियों की लेंथ 4 मीटर से कम है, या जिन गाड़ियों का इंजन 1200 सीसी या उससे छोटा है, या जिन गाड़ियों का वजन 909 किलोग्राम या उससे कम है, उन गाड़ियों पे जो CO2 इमिशन है उसमें थोड़ा रिलीफ देंगे हम। 3 ग्राम CO2 इमिशन पर किलोमीटर का रिलीफ देंगे। ठीक है, इस रिलीफ से फायदा किसको होगा? सबसे पहले मारुति सुजुकी को, क्योंकि एंट्री लेवल सेगमेंट में सबसे ज्यादा गाड़ियां मारुति की हैं। अगर आप टॉप 10 भी उठा के देखोगे, जो टॉप 10 सेलिंग कार्स है उसमें मारुति जो भरी पड़ी रहती हैं, वो सारी मारुतियां एंट्री लेवल सेगमेंट वाली गाड़ियां हैं। वैगनार, सेलेरियो, एस्प्रेसो, ऑल्टो, ये सारी वो एंट्री लेवल वाली गाड़ियां हैं। ठीक है, इन गाड़ियों को कंसेशन मिलेगा 3 ग्राम पर किलोमीटर का। इस कंसेशन के खिलाफ मारुति और टोयोटा को छोड़कर बाकी पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। बाकी सबका कहना है कि ऐसे कैसे कंसेशन दे रहे हो आप? अगर कोई रूल लेकर आप आ रहे हो तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए सबके लिए। आपका जो टारगेट है वो है एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, तो वो जब बात आ रही है छोटी गाड़ियों की, तो आपका टारगेट क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? आपको अभी भी क्लीन रखना चाहिए। महिंद्रा, किया, टाटा, ये सब लोग बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जो रूल 12 लाख की गाड़ी के लिए है, 15 लाख की गाड़ी के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए वही रूल होना चाहिए। 5 और 6 और 7 लाख की गाड़ी के लिए भी अलग अलग क्यों? तो ये प्रपोजल जो गवर्नमेंट का था उसके ऊपर अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। अभी तक आ जाना चाहिए था प्रपोजल फाइनल होके, लेकिन नहीं आया है। जब आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर गवर्नमेंट 3 ग्राम पर किलोमीटर का कंसेशन देती है तो ठीक है। अगर नहीं देती है तो बॉस एंट्री लेवल सेगमेंट की ज्यादातर गाड़ियां बंद होने वाली हैं। ज्यादातर गाड़ियों पता है कौन कौन आता है? एस्प्रेसो, ऑल्टो K10, रेनो की क्विड, सेलेरियो, वैगनार और इग्निस। ये 6 गाड़ियों के ऊपर गाज गिरेगी। इन 6 में से 2 से 3 गाड़ियां तो डिसकंटिन्यू होंगी ही होंगी। अगर ये कंसेशन जो है 3 ग्राम वाला वो नहीं मिलता है तो। अगर मिला तो कोई बात ही नहीं है, नहीं मिलता तो ठीक है। कि आप सोच रहे होगे टियागो, ग्रेनेटर, नियोस, ये इस तरह की गाड़ियां क्यों नहीं आ रही है सेगमेंट में? इनके वजन ज्यादा है। ये टियागो, ग्रेनेटर, नियोस ना 909 किलोग्राम के ऊपर है, तो ये सेगमेंट में नहीं आती। इनको उसी सेगमेंट में गिना जाएगा जो एक प्रीमियम गाड़ी को गिना जाता है। अब मैं कह रहा हूं चाहे कंसेशन मिले या ना मिले, इन 6 में से 2 गाड़ियां फिर भी रिस्क पे हैं, चाहे कंसेशन मिले ना मिले तब भी। एक तो है इग्निस और दूसरी है एस्प्रेसो। आप इग्निस का थोड़ा हिसाब किताब उठाकर देखो तो देखो मारुति वाले बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते इग्निस में। मारुति ने पिछले 3 साल में अपनी हर किसी गाड़ी को अपग्रेड कर दिया है। जिस गाड़ी में 20 का माइलेज मिलता था उसमें 24 का मिलने लगा, 26 का मिलने लगा। सीएनजी देने लगे तो सीएनजी में 35-36 माइलेज दे रही है उनकी गाड़ी। लेकिन इग्निस के ऊपर उन्होंने बिल्कुल रत्ती पर ध्यान नहीं दिया। इग्निस जैसी थी वैसी की वैसी ही आज तक, फेसलिफ्ट तक लॉन्च नहीं किया। माइलेज भी आज भी उसमें 20.89 का ही क्लेम किया जाता है, जबकि बाकी गाड़ियों में उससे कम पैसों में मिलने वाली गाड़ी में भी 25 मिल रहा है। सीएनजी किट तक नहीं मिलती है आपको इग्निस में। इग्निस तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं कोई बहाना मिले और हम इसको डिसकंटिन्यू करें, और उनको बहाना मिल गया है। चाहे वो BS7 हो चाहे वो कैफे 3 हो, बस डिसकंटिन्यू हो जाएगी इग्निस। दूसरी है एस्प्रेसो। कंपनी वालों ने बड़ा सोच समझ के क्विड के खिलाफ एस्प्रेसो को लॉन्च किया था, ये सोच के कि ऑल्टो की जगह ये लेगी, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं करा। भाई शक्ल नाम की भी कोई चीज होती है ना। गाड़ी 4 टायर के ऊपर माचिस की डिब्बी चिपका के आप उसको गाड़ी बोलोगे तो लोग क्यों ही खरीदेंगे अपने लाख रुपए लगा के। लोग अभी भी ऑल्टो K10 को पसंद करते हैं, एस्प्रेसो कोई पसंद नहीं करता। बहुत कम सेल्स है इस गाड़ी की, लेकिन फिर भी मारुति लगी पड़ी है, अपग्रेड करती रहती है उसको, लेकिन वो बिक नहीं रही। तो दूसरी गाज जो गिरेगी वो गिरेगी एस्प्रेसो पर। ठीक, इसके ऊपर अब मुझे नहीं लगता अब कंपनी और पैसा लगाएगी। पहली लगा चुकी है, वो नहीं बिक रही, और पैसा नहीं लगाएगी। तो इग्निस और एस्प्रेसो ये हैं 7वीं और 8वीं गाड़ी। ये हो गई टोटल 8 गाड़ियां, जिनके ऊपर सबसे पहले तलवार गिरेगी ये BS7, कैफे 3, और तीसरा E27, E30 वो जब आएगा तब आएगा। वैसे तो E27 और 30 से गाज पुरानी गाड़ियों पे ज्यादा गिरेगी कंपेरेटिवली नई गाड़ियों के। पुरानी गाड़ियां सारी बेकार हो जाएंगी भाई। तो ये थी जानकारी। बाकी और भी कई सारी गाड़ियां हैं जिनके ऊपर गाज गिर सकती है, लेकिन हर किसी का नाम लेना बहुत कम बेस के जरिए, ये मतलब मैं वीडियो को लंबा बनाना और बात को हल्का करना और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने जानकर 7 से 8 गाड़ियों को इन्वॉल्व नहीं किया है इस वीडियो में, जिनके चांसेस ज्यादा थे सिर्फ उनको इन्वॉल्व किया है। ठीक है, तो किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बेल आइकन नहीं, ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना। धन्यवाद।